नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। मित्रों, अपभ्रंश साहित्य की आज क्लास है और आप सभी मित्र जो हैं संडे स्पेशल क्लास में सादर आमंत्रित हैं। और आइए कोशिश करते हैं अपभ्रंश साहित्य से संबंधित वे प्रश्न जो आपको परीक्षा में थोड़ा परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं कि चंद मिनटों में उन प्रश्नों के ऊपर जरा अपना कब्जा कर लेते हैं। तो आप सभी मित्र जो जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन। आदिकाल के अंतर्गत ही आज हमारी ये अंतिम क्लास है, अपभ्रंश साहित्य पर बात करेंगे। और ये जो क्लास है मित्रों वो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूपी टीजीटी पीजीटी है ना, और ये नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी, बिहार हरियाणा जहां भी आप पढ़ना चाहें मित्रों, एमपी, सब विद्यार्थी इस कक्षा को बड़े आनंद के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास है चुटकियों में आपको बस कुछ अच्छे प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और ये वादा तो नहीं है, लेकिन आपसे ये जरूर मैं कह सकता हूं कि ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में जरूर आते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हमारी क्लास की और कुछ अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बदलो, हाँ, किसको? सरकार को बदल देंगे, गांव वाले लोगों को हम बदल देंगे, है ना, और उनको मित्रों को बदल देंगे। छोड़ो इन सब बातों को, बदलो केवल किसको? खुद को, है ना। कहते हैं कि खुद बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, है ना। और अगर एक व्यक्ति का निर्माण हुआ तो युग का निर्माण होगा। इसलिए बदलो खुद को, खुद के लिए, है ना। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा मत करो, आप खुद बदलाव कीजिए, देखिए कितने सारे अच्छे परिणाम आपके पास आ जाएंगे। और मित्रों, जैसा कि आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जो नए मित्र हैं, 1200 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो है वो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अब आप कब उस टेस्ट सीरीज तक पहुंचते हैं ये आप पर ही निर्भर करता है। मित्रों, 2 टेस्ट सीरीज जो है, आप एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको 2 टेस्ट सीरीज, लगभग 1200 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। एप्लीकेशन हमारा ये रहा जिसका नाम है मधुरम हिंदी प्रो। ठीक है मित्रों, एप्लीकेशन का नाम है मधुरम हिंदी प्रो। तो याद रखिएगा, तुरंत, है ना, क्लास के बाद आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्रो याद रखिएगा, नया एप्लीकेशन है हमारा मधुरम हिंदी प्रो। ठीक है, तो 2 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आप सबको फ्री मिलेगा। एवरी सैटरडे हम एक टेस्ट लेते हैं मित्रों, वो जो टेस्ट है 2 दिन तक चलता है, हमारा लाइव चलता है। इस वाला टेस्ट तो क्लास देखते देखते खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। और एक टेस्ट सीरीज तो आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज हम देख रहे हैं, कल मित्रों, हाँ, कल आपको जो क्लास दी थी ना, यानी 18/1/2025 की क्लास में आपसे 2 प्रश्न कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए दिए थे। तो आप में से बहुत सारे मित्रों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो भी लिखने का प्रयास करें मित्रों। ये 1-2 प्रश्न आपको ऐसे ही देता हूं ताकि आप एक्टिव बने रहें। ठीक है, विद्यापति की रचनाओं के बारे में एक प्रश्न आपको दिया गया था मित्रों। कुल 14 रचनाओं का उल्लेख जो है हमें मिलता है, उसमें से 11 रचनाएं संस्कृत भाषा में, 3 हिंदी में, है ना। अब हिंदी का मतलब यहाँ अपभ्रंश और मैथिली वगैरह सब मिला के, तो 3 जो है हिंदी की रचनाएं हैं। देखिए कौन कौन सी रचना है। तो सेव सर्वस्व सार मित्रों, संस्कृत भाषा में सेव सर्वस्व सार प्रमाण भूत पुराण संग्रह। ठीक है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। दान वाक्यावली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। विभाग सार, गया पत्तलख और वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये जो रचनाएं हैं मित्रों, ये संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं। इसके बाद मित्रों विद्यापति पदावली। ठीक है, पदावली के नाम से ही है विद्यापति पदावली। पदावली रचना जो है मैथिली भाषा में की गई है। कीर्तिलता, जैसा कि कल के क्लास में आपको बताया था, कीर्तिलता में किसकी वीरता का वर्णन किया गया? कीर्ति सिंह की। और इधर है कीर्ति पताका, और आपको कहा था पताका किस पर? शिव मंदिर पर, है ना। हाँ, पताका किस पर? शिव मंदिर पर। तो शिव सिंह की वीरता का वर्णन जो है कीर्ति पताका में किया गया है, और दोनों ही रचना अवहट्ट में लिखी गई है, यानी वही अपभ्रंश जिसको पुरानी हिंदी वगैरह सब हम कहते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये रहा। दूसरा प्रश्न था मित्रों विद्यापति की उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां हैं? तो एक है मित्रों मैथिल कोकिल। आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो मैं वापस लिखूंगा। ठीक है, मैथिल कोकिल ये उपाधि है मित्रों। ठीक है, मैथिल कोकिल। ठीक है, क्यों कहा गया? क्योंकि पदावली की जो रचना की मित्रों, उसके बाद इनको एक उपाधि मिली मैथिल कोकिल। और अभिनव जयदेव, ये भी मित्रों अभिनव जयदेव, कल ही आपको बताया था
कि अभिनव जयदेव जो है वो भी विद्यापति पदावली लिखने के कारण, क्योंकि गीत गोविंद का जो है, गीत गोविंद का विशेष रूप से प्रभाव था पदावलियों के ऊपर, गीत गोविंद का प्रभाव था। और गीत गोविंद जो है किसकी रचना है? जयदेव की रचना है, इसलिए अभिनव जयदेव कहा गया। कवि शेखर भी आपकी एक उपाधि है, कवि शेखर। और अगर आप देखेंगे तो आदिकाल के कवियों में विद्यापति ऐसे कवि जिनको बहुत सारी उपाधियां मिली है। कवि कंठहार भी आपकी उपाधि है, कवि कंठहार, ठीक है, कवि कंठहार आपकी उपाधि है। नव कवि शेखर भी आपकी एक उपाधि है, नव कवि शेखर, ठीक है दोस्तों, नव कवि शेखर उपाधि है। खेलन कवि भी आपकी एक उपाधि है, खेलन कवि, ठीक है मित्रों, खेलन कवि भी उपाधि है। इसके अलावा दशावधान आपकी एक उपाधि है मित्रों, दशावधान, ठीक है। फिर है पंचानन मित्रों, देखिएगा पंचानन, ये भी एक उपाधि है। तो इस तरह से ये प्रमुख उपाधियां जो है मित्रों जो है आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे अपभ्रंश साहित्य के कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, अपभ्रंश साहित्य के प्रश्न, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आपको ये काफी अच्छे लगेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। सबसे पहले मित्रों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब भाषा के विकास क्रम की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत के बाद फिर आप देखेंगे तो आगे जब बढ़ते हैं तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आगे बढ़ते हैं तो पाली, पाली के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपभ्रंश भाषा का एक विकास होता है और अंत में अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और हम जानते हैं हिंदी का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी है ना, सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? हिंदी का, ठीक है, अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? हिंदी का। और उधर कौन सी? हाँ, मागधी, कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, दोनों का जो है योगदान है हिंदी भाषा के। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है मित्रों। तो लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में जो रचनाएं रची गई है मित्रों, वे सारी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में ही रची गई है और ये अपभ्रंश भाषा में रची हुई जो रचना है वो ही अपभ्रंश साहित्य कहलाती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, जुड़ जाइए जल्दी से और क्लास को एक बार थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, प्राकृत से बिगड़कर, निश्चित तौर पर प्राकृत से विकृत होकर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वही रूप कालांतर में काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और उसे ही अपभ्रंश कहा गया। ध्यान रखना, प्राकृत से बिगड़कर जो भाषा चल पड़ी और उसी का प्रयोग जब काव्य में किया गया तो उस भाषा को क्या कहा गया मित्रों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है एक प्रकार से पतित, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा अपभ्रंश के लोकोन्मुख बोलचाल के रूप को देश भाषा भी कहा गया, देश भाषा भी कहा गया। अपभ्रंश का जो लोकोन्मुख बोलचाल का रूप है उसको देश भाषा भी कहा गया। और जब आप बात करेंगे कवियों के बारे में तो मित्रों अपभ्रंश के कवियों में प्रमुख जो हैं स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल है मित्रों, जोइंदू है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, कनकमार हैं, अद्दमान हैं, ठीक है, जिनदत्त सूरी है मित्रों, और राम सिंह जी हैं, देवसेन है आदि, ये कुछ प्रमुख अपभ्रंश के कवि हैं। और आप देखते हैं कि अपभ्रंश जो है वो कहीं न कहीं ऐसा प्रारंभिक साहित्य है जिससे हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ है निश्चित तौर से। तो हिंदी के विकास यात्रा में, हिंदी के प्रादुर्भाव में अपभ्रंश का सर्वाधिक महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। चलिए पहले प्रश्न से रूबरू होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है, कोई बताएगा? आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? कहने का मतलब ये, तो आचार्य भरत मुनि ने, जल्दी से आप जो है हाँ कमेंट करिएगा, उत्तर कमेंट करने हैं। तैयारी आप कर रहे हैं, जोश और जुनून के साथ करना है तैयारी पूरी। और फिर 2025 जो है वो अद्भुत वर्ष है आपके लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और 8वें वेतन आयोग में लगभग 38% सैलरी जो है सरकारी कार्मिकों की बढ़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि 2025 आपके लिए ड्रीम ईयर है और 2026 में आप जो है
जैसे ही पोस्टिंग आपकी होती है तो मित्रों भिड़ते ही आपको, है ना, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। तो अब आलस्य को त्याग दीजिए मित्रों, इधर उधर के थोड़े मनोरंजनात्मक कामों को विराम दीजिए और पढ़ लीजिए यार। चलो उत्तर आ गया। क्या कहा मित्रों? आचार्य भरत मुनि ने देश भाषा ही कहा है, ध्यान रखना। क्या कहा है? देश भाषा। सबको अच्छे से दिख रहा होगा? हाँ, जो स्लाइड आज ली है दिख रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं, है ना, और फिर पीडीएफ भी डालेंगे। अपभ्रंश सबसे पहले नाम कहां मिलता है, यानी किस जगह पर सबसे पहले अपभ्रंश नाम मिलता है मित्रों? तो अपभ्रंश का सबसे पहले नाम जो है वल्लभी के राजा धारसेन, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जो है ये नाम मिलता है। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में ये नाम मिलता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। जो उत्तर बता रहे हैं, है ना, वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और जो नहीं बता पा रहे हैं तो पक्का कर लीजिएगा, अच्छा तथ्य है। आचार्य शुक्ल अपभ्रंश को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में खूब बार आ चुका है। आचार्य शुक्ल अपभ्रंश को क्या कहते हैं मित्रों? आचार्य शुक्ल जो है वो प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, ठीक है, हाँ, प्राकृताभास हिंदी कहते हैं मित्रों। जैसे प्राकृत का आभास होता है, प्राकृत धन आभास मिलकर बनता है प्राकृताभास हिंदी। तो ध्यान रखना, अपभ्रंश को क्या कहते हैं? प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत बढ़िया मित्रों, उत्तर बराबर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में खूब बार आ चुका है मित्रों। अपभ्रंश को क्या कहा है? अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। याद रखिएगा, पुरानी हिंदी। ये प्रश्न आए हुए हैं और फिर आपको परीक्षा में मिलेंगे, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पुरानी हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि कौन थे मित्रों, आपको बताना है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि कौन थे? तो निश्चित तौर पर एक नाम आपके ध्यान में आ रहा होगा, वो नाम होगा स्वयंभू। कौन थे मित्रों? स्वयंभू, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि स्वयंभू का जन्म जो है वो कहां हुआ है और कब हुआ है। तो स्वयंभू के जन्म के बारे में भी आपको बता देता हूं। लगभग 783 ईस्वी में, ठीक है, कर्नाटक के आसपास आपका जन्म, ठीक है, हाँ, 783 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में, है ना, के आसपास, ठीक है मित्रों, हाँ, के आसपास, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं 783 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में जो है आपका जन्म हुआ, किसका? स्वयंभू का। कविराज चक्रवर्ती चंदस चूड़ामणि की उपाधियां किसे मिली? निश्चित तौर पर मित्रों एक ही नाम है, स्वयंभू को ये उपाधियां मिली है। याद रखिएगा क्या क्या? कविराज चक्रवर्ती और चंदस चूड़ामणि की उपाधि जो है वो स्वयंभू को ही मिली थी दोस्तों। स्वयंभू अपभ्रंश के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि, कितनी बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, ये आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वाल्मीकि ने वास्तव में किसकी रचना की मित्रों? रामायण की रचना की। किसकी रचना की मित्रों? जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। रामायण में राम और सीता की कहानी है पूरी, ठीक है। इसी तरह से अपभ्रंश भाषा में एक ग्रंथ की रचना की किसने? स्वयंभू ने, जो एक प्रकार से अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई रामायण ही थी, राम कथा ही थी, इसलिए स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ध्यान रखना, स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश स्वयंभू को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को क्या कहा है? तो मित्रों इन्होंने, भोला शंकर व्यास जी ने क्या कहा? अपभ्रंश का कालिदास। याद रखना, भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसको? याद रखिएगा, स्वयंभू को, ठीक है मित्रों। कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे। स्वयंभू ने स्वयं को कौन सी उपाधियां दी? देखो, है ना, स्वयं को भी उन्होंने उपाधियां दे दी थी। तो स्वयं को कौन कौन सी उपाधियां दी उसको देखते हैं। कवि कुल तिलक एक उपाधि दी मित्रों, कवि कुल तिलक
एक उपाधि हो गई कवि कुल तिलक, हाँ आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर है काव्य रत्नाकर सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय, सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर सरस्वती निलय। स्वयंभू की रचनाएं कौन सी, अब स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो एक रचना का नाम है पौम, ध्यान रखना, पौम चरिऊ, हाँ चरियम नहीं, पौम चरिऊ, ठीक है। हाँ रिट्ठे हणेमी चरियू और नागनेमी, है ना, वैसे अणा आता है, नागनेमी चरियू, ठीक है। हाँ नागनेमी चरियू कर दो, नागनेमी चरियू, बहुत बढ़िया, है ना। और एक है स्वयंभू छंदस, ये भी एक रचना है, ठीक है, छंदस। ये कुछ प्रमुख रचना है मित्रों किसकी, स्वयंभू की। तो स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं में बात करें तो पौम चरियू है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पौम चरियू में कितने कांड हैं, ओहो अच्छी बात है। जैसे हम देखते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे इसमें कितने कांड है बता दीजिएगा। 5 कांड है मित्रों, कितने कांड है, 5 कांड है, ठीक है। अब कांडों के नाम की वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो विज्जाहर कांड, उज्जा कांड, सुंदर कांड, जुज्ज कांड और उत्तर कांड, ये 5 कांड हैं। पौम चरियू को पूरा किसने किया, भाई अपने जीवन काल में स्वयंभू जो है वो इसे पूरा नहीं कर पाए, तो किसने पूरा किया मित्रों बताओ जल्दी से, है ना। उत्तर तो आपको देना ही है सभी मित्रों को, और उत्तर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेगी। पौम चरियू को पूरा किसने किया, उनके पुत्र त्रिभुवन ने, त्रिभुवन ने पूरा किया। और ये त्रिभुवन कौन था, पुत्र था किसका, स्वयंभू का, है ना। तो त्रिभुवन बिल्कुल मित्रों। फिर है अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है, देखो वेदव्यास ने किसकी रचना की, महाभारत की, इसी की रचना की ना, महाभारत की। तो अब आप सोचिए अपभ्रंश में महापुराण की रचना किसने की, अपभ्रंश में महापुराण की रचना किसने की, कवि पुष्पदंत ने। तो अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है, पुष्पदंत को। किसको कहा जाता है मित्रों, अपभ्रंश का व्यास। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आया हुआ है, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है पुष्पदंत, याद रखिएगा, महापुराण महाभारत, ठीक है। और उधर वाल्मीकि इसलिए क्योंकि राम कथा लिखी थी, इसलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए पुष्पदंत के अन्य नाम क्या है, तो पुष्य, पुंड, ये इसके अन्य नाम है। पुष्पदंत, पुष्य भी कहा गया, पुंड भी कहा गया है ना। और हिंदी साहित्य का, हिंदी का प्रथम कवि भी माना है ना। किसने माना ये देख लेना, आप बता देना आप, है ना। हाँ ये पक्का ध्यान रखिए किसने माना है, ठीक है। पुष्पदंत स्वयं को क्या कहते थे, ओहो, पुष्पदंत स्वयं को क्या कहते थे, अभिमान मेरु कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे, अभिमान मेरु, स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे, बहुत बढ़िया। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत का समय या काल क्या था, तो लगभग 10वीं शताब्दी, ठीक है। इनका जो कालखंड है वो लगभग 10वीं शताब्दी है। फिर आप देखें तो 959 से 972 ईस्वी के लगभग आपका समय रहा, 10वीं शताब्दी पुष्पदंत का काल रहा, समय सीमा रही। फिर देखिए मित्रों महापुराण के रचनाकार कौन, सीधी बात है पुष्पदंत, अभी आपको बता ही दिया था ये पुष्पदंत, ठीक है। पुष्पदंत ने 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन किस ग्रंथ में किया, याद रखिए प्रश्न कभी रिवर्स भी हो सकता है ना। किस ग्रंथ में 63 सलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है, या ग्रंथ का नाम लिखकर उसमें क्या वर्णन किया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों ये महापुराण ही है रचना, महापुराण ही रचना है जिसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है, बहुत बढ़िया। 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य है, 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है, संधियों में लिखा गया महाकाव्य है,
ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब देखिए नए कुमार चरियू, जसर चरियू किनकी रचना है? तो महापुराण, नए कुमार चरियू, जसर चरियू सब पुष्पदंत की ही रचनाएं हैं। याद रखिएगा, पुष्पदंत जी की रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, कैसे लग रहा है? थोड़े शिथिल लग रहे हो ना, क्यों सर? अरे समय कम है, फरवरी में आपको परीक्षा देनी है साहब, रीट की जिनको देनी दे देना ना। रीट के लिए इतना चिंतन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे आपके। बस थोड़ा सिलेबस को एक दो बार गो थ्रू हो जाइए, ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं, मस्त हो जाओ, रीट हो जाएगी आपकी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की चिंता थोड़ी करनी है। धनपाल की प्रमुख रचना या ग्रंथ का नाम बताइए। अच्छा बताओ साहब, धनपाल की प्रमुख रचना या ग्रंथ का नाम क्या है? भविष्यत कथा, भविष्यत कथा, ठीक है, हाँ यही नाम है ना, भविष्यत कथा, ओके। या भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, ठीक है, हाँ। अपभ्रंश में कथा को कहा कहा जाता है। धनपाल का समय यार 10वीं शताब्दी साहब, धनपाल का समय भी है ना 10वीं शताब्दी, धनपाल का समय भी 10वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम सिंह जी की है साहब, राम सिंह जी की है ना, हाँ। ये दोहा छंद जो है अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरे यार ये भी एक अच्छा प्रश्न है। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ है दोहों का उपहार, दोहों का उपहार, ठीक है, दोहों का उपहार, पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सिंह का समय 11वीं शताब्दी, राम सिंह का समय कौन सा है मित्रों? 11वीं शताब्दी है, ठीक है, आप सबको ध्यान है। वैसे उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन? एक अच्छा प्रश्न है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन? 80 पद्यों में लिखा हुआ नृत्य गीत है जीन दत्त सूरी मित्रों, जीन दत्त सूरी, अपभ्रंश में लिखा हुआ है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के ये कवि हैं, ठीक है, 12वीं शताब्दी के 80 पद्यों में रचित नृत्य गीत है। संदेश रासक के रचनाकार कौन मित्रों? संदेश रासक के रचनाकार कौन? तो संदेश रासक रचनाकार है अद्दमान, ठीक है। इसी को अब्दुल रहमान या अब्दुर रहमान, ठीक है। समय की बात की जाए मित्रों तो 12वीं से 13वीं शताब्दी का कवि है, 13वीं शताब्दी। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे इसके बारे में आप जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं मित्रों, और कोशिश है कि आपकी तैयारी अनवरत रहे। संदेश रासक का वर्ण विषय क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संदेश रासक का वर्ण विषय क्या है ये आपको बताना है कि आखिर संदेश रासक में है क्या, ये कमेंट में जरूर आपको जो है वो आंसर देना है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि आदिकाल जो है वो लगभग आपको पूरा करवा दिया गया एमसीक्यूज के माध्यम से। एक क्लास ली थी मित्रों आदिकाल के नाम से, फिर एक क्लास जैन साहित्य के नाम से, आज की क्लास अपभ्रंश के साहित्य के नाम से। जो मित्र पहले नहीं देख चुके क्लास वो जरूर देखें, रासो साहित्य के नाम से। सारा ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट, सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट, ठीक है मित्रों। आप कोई सी भी प्लेलिस्ट में देखेंगे ये सारी कक्षाएं आपको सीरियल से मिल जाएगी। इसके अलावा और मित्रों हमने लौकिक साहित्य की एमसीक्यूज, सिद्धनाथ साहित्य के एमसीक्यूज, लगभग सारे ही एमसीक्यूज आपके सामने जो है वो ले आए हैं। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी है ना, फर्स्ट ग्रेड हिंदी, ठीक है। प्लेलिस्ट में इन कक्षाओं को देख सकते हैं और आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा मित्रों, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आप पहली बार अगर मेरी कक्षाएं देख रहे हैं मित्रों तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके डाउनलोड करते ही आपको 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बिल्कुल फ्री है मित्रों। आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए आप हमारा मधुरम हिंदी जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको समय समय पर पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कल से हम कोशिश करते हैं भक्ति काल में प्रवेश करेंगे और आपके लिए कुछ अच्छी कक्षाएं
निरंतर लाने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सबके जुड़ने का। जय श्री राम, सांवरिया सेठ की जय हो, जय हो।